स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो जैसा कि आप जानते हैं 10th क्लास की ये सीरीज़ मैं इस यूट्यूब पर शुरू कर रहा हूं आपके लिए। ये मेरी सीरीज़ कंटिन्यूसली चल रही है, जिसमें मैंने ज्योग्राफी के अभी तक पार्ट 5 तक की वीडियोज़ बना दी हैं। आप वो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और आज पार्ट 6 का ये वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे इन दोनों टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट क्या हो सकते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में जाके। आज हम डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। देखिए क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट्स का मतलब इतना सा होता है कि किसी भी इंसान को फॉरेस्ट से क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। बट ऐसा थोड़ी है कि केवल इंसानों की फॉरेस्ट से फ़ायदा मिलता है। नेचर को भी फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जंगलों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कैसे मिलता है फ़ायदा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट आपसे कंट्रोल सॉइल इरोजन। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है ये कि अगर जंगल होंगे, अगर पेड़ होंगे, अगर फॉरेस्ट होंगे, तो सॉइल इरोजन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिट्टी कटने की जो समस्या होती है, मिट्टी बहने की जो समस्या होती है, वो समस्या, वो प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल तक कम हो सकती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ट्रीज फर्मली इनक्लोज एंड कंसिडरेबली रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। ट्रीज फर्मली एनक्लोज यानी कि पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को अपने आसपास बचा कर रखते हैं, बना कर रखते हैं। और इसके कारण सॉइल की जो बहने की प्रोसेस होती है, बारिश के मौसम में आप देखते हैं पानी के साथ बहुत सारी मिट्टी बहती है, तो ये प्रॉब्लम जनरली क्रिएट नहीं हो पाती। ट्रीज टॉप लेयर जो होती है सॉइल की, इसको फर्टाइल सॉइल आप बोलते हैं, उसको भी कंजर्व करके रखती है, प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंडायरेक्ट बेनिफिट्स में कंट्रोल सॉइल इरोजन पॉइंट एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आप आपके क्वेश्चन आंसर अगर करते हैं ज्योग्राफी में 10th क्लास में, एमपी बोर्ड में, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कंट्रोल द क्लाइमेट। क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉरेस्ट। हाउ? फॉरेस्ट एक्ट एज स्पीड ब्रेकर्स। जी हाँ, जैसा कि आपने सड़कों पर देखा होगा, आपने हाईवेज पर, चाय के टपरों पर भी आप गए होंगे चाय पीने, ठीक है, तो आपने देखा होगा वहाँ पर कि स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। तो स्पीड ब्रेकर्स का काम क्या होता है? आपकी गाड़ी के, आपकी बाइक के, आपकी कार की स्पीड को कम कर देना। वैसे ही फॉरेस्ट भी जो विंड होती है, जो हवा होती है, उसकी स्पीड को कम करते हैं। जी हाँ, और हवा की जो वेलोसिटी होती है और जो कोल्ड विंड, हॉट विंड होती हैं, उनको मिक्स करने का काम कौन करते हैं? फॉरेस्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल करने के मामले में भी, जो क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं उसके मामले में भी फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, कंट्रोल एक्सपांशन ऑफ डेजर्ट एरियाज़। डेजर्ट एरियाज़ का जो एक्सपांशन होता है उसको भी कंट्रोल करता है ये। कैसे? डेजर्ट एरियाज़ मतलब आप समझते हैं रेगिस्तानी इलाका, तो रेगिस्तानी इलाका को कैसे कंट्रोल करेगा ये? उसको कंट्रोल ऐसा करता है ये कि जो भी डेजर्ट एरियाज़ होते हैं, अगर फॉरेस्ट हम वहाँ पर प्रोड्यूस कर देंगे, हम वहाँ पर ट्री प्लांटेशन कर देंगे, तो क्या होगा? जो डेजर्ट एरिया है, वहाँ की जो मिट्टी है या वहाँ की जो सैंड होती है, वो ट्रीज़ के साथ ग्रिप कर लेगी और वहाँ पर एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा फॉरेस्ट बन जाएगा। तो इसलिए हमारे देश के बहुत फेमस एक पर्सनैलिटी रहे, हमारे देश के उप प्रधानमंत्री रहे, हमारे देश के गृह मंत्री रहे, जिनका नाम था सरदार पटेल। तो क्या कहा सरदार पटेल ने? वो बोलते हैं कि इफ़ एक्सपांशन ऑफ डेजर्ट आर टू बी कंट्रोल्ड, अगर डेजर्ट्स को रोका जाए, ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाया जाए, तो ये पक्की बात है कि जो फॉरेस्ट की वेल्थ है वो भी बच सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर फॉरेस्ट कंट्रोल होंगे, अगर डेजर्ट का एरिया कंट्रोल करना है, तो फॉरेस्ट को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट में ऐसी वेल्थ होती है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट्स इतने सारे होते हैं कि लोगों को इनसे बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। तो ये रहा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
चेक फ्लड्स, अगला काम होता है फ्लड्स को चेक करने का। फ्लड्स आप समझते हैं बाढ़। सो स्पीड ऑफ वाटर इज यूज्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। पानी की जो स्पीड होती है उसको कम करने का काम भी फॉरेस्ट के कारण ही होता है, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो एब्जर्व कर लेते हैं पानी को, और इस वजह से जो पानी का फ्लो होता है या बारिश के मौसम में जो तेज़ फ्लो होता है उसको कम कर दिया जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि फ्लड्स को चेक करने का काम भी फॉरेस्ट का एक इनडायरेक्ट बेनिफिट्स में से हो सकता है। रेन वियरर्स, देखिए आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, इसके अलावा चाहे साउथ इंडिया की बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो, जहाँ पर मेनली फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं उस एरिया में बारिश का जो परसेंटेज होता है या जो एनुअल प्रेसिपिटेशन या जो एनुअल रेनफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। द रीज़न बिहाइंड दिस, क्या कारण इसके पीछे, कि पेड़ जो होते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं, वो अपने आसपास बहुत ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन यानी कि बादल निर्माण करने का काम करते हैं, और बादल बनने के बाद ही बारिश होती है। कभी देखा है कि आपने नीले आसमान में पानी गिर रहा हो? हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए रेन वियरर्स का काम भी फॉरेस्ट करते हैं। इंक्रीजेस वाटर लेवल, फॉरेस्ट जो होते हैं वो वाटर लेवल को भी बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे बढ़ाते हैं? वाटर लेवल इन पॉन्ड्स, टैंक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इज मेंटेन्ड बाय दैम। जंगलों के कारण ही तालाब, नहरें, नदियाँ ये सब की सब मेंटेन होती हैं। क्यों होती हैं मेंटेन? देखिए मैंने आपको बताया ये ऊपर वाले पॉइंट्स में कि जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने साथ बहुत सारा पानी कवर करके प्रिजर्व करके रखते हैं, और ये पानी जब रिजर्व करेंगे तो क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल कम नहीं होगा। आजकल ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है हर जगह पर? क्यों चेन्नई सबसे ज़्यादा सूखा शहरों में आ गया है? इसलिए क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है। तो फॉरेस्ट होते हैं तो वो अंडरग्राउंड वाटर को मेंटेन करके रखते हैं, और जब अंडरग्राउंड वाटर होगा तो निश्चित ही है तालाबों में, टैंकों में, नहरों में, कुओं में, हर जगह पर पानी ही पानी होगा। और आप जानते हैं जल है तो जीवन है। मैं आगे बढ़ता हूँ। इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम भी फॉरेस्ट ही करते हैं। कैसे? लीव्स ऑफ द ट्रीज फॉल इन द फॉरेस्ट एरिया, डिकम्पोज एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। जो पेड़ों में पत्तियां होती हैं, आप जानते हैं फॉरेस्ट मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीज़, ग्रुप ऑफ मल्टीपल ट्रीज़, और उनकी जो पत्तियां होती हैं वो वहीं मिट्टी में गिर जाती हैं, सॉइल के साथ मिलकर डिकम्पोज हो जाती हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपने देखा अभी तक दोस्तों, ये इतने सारे आपके लिए बेनिफिट्स हैं। अगर आप इनमें से अपनी आंसर राइटिंग में या आप क्वेश्चन आता है आपके लिए लॉन्ग आंसर्स में, तो अगर आप ये लिख लेते हैं तो आपको प्रॉपर एक बहुत प्यारा सा आंसर आपके लिए बन सकता है। आगे बढ़ता हूँ मैं। 2 पॉइंट और यहाँ पर मैंने मेंशन किए हूँ इस स्लाइड में। इफ़ेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये बहुत शानदार पॉइंट मेरे को लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है कि क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन पर भी इफ़ेक्ट डालता है। जी हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के गांव होंगे अपने, और वो गांव में जाते होंगे, और इस बार तो क्या है कोरोना चल रहा है तो ज़्यादातर लोग गांव में हैं, छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी कोरोना था, हालांकि बीच में सिचुएशन ठीक हो गई थी, बट वापस ऐसा हो गया तो ठीक है। एनीवेज हम बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन को भी ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पर आप देखिएगा कि एक तो हवा एकदम ठंडी ठंडी लगती है, दूसरी बात बहुत प्यारी सी लगती है हवा, अच्छा फील होता है हमको। जैसे गांव में आप जाते हैं, मैं भी गांव जाता हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है। सो फॉरेस्ट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन। फॉरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है, बहुत हेल्पफुल होता है क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए। इफ़ द इरोजन ऑफ ट्रीज आर बिकमिंग कंटिन्यू, अगर पेड़ कम होते चले गए यूं ही, तो ये पक्की बात है कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं बचेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं बचेगी तो क्या खाओगे, क्या करोगे, क्या लोगे? तो इसलिए ज़रूरी है कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो। ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है,
और अगर वही नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। नेचुरल ब्यूटी की बात अगर हम करें, फॉरेस्ट केवल जो एवर पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इसके ही फ़ायदे नहीं हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स फॉरेस्ट से नेचुरल ब्यूटी भी अच्छी लगती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी जगह पर जाइए, कोई हिल स्टेशन हुआ, या फिर आप जाइए कोई ऐसी जगह जहाँ पर अच्छे फॉरेस्ट हों, बारिश हो रही हो, तो मतलब मज़ा आ जाता है। तो वैसे ही है कि नेचुरल ब्यूटी को भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट अपने पास रखते हैं, टूरिस्ट जाते हैं। ओके, फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ये हमारी सेकंड हेडिंग है आज की, डिस्कस करते हैं हम। देखिए, कंजर्वेशन का मीनिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, कोई भी आंसर लिख रहे हैं, तो आपको उसका सबसे पहले हेडिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। तब आपके दिमाग में वर्ड्स आएंगे कि हम क्या लिखें इस आंसर में। ओके, तो कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण करना, बचाना, सेविंग करना। तो फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे किया जाता है इंडिया में, या क्या गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स, क्या पॉलिसीज़ रहीं, उसके बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि आज़ादी के पहले हिंदुस्तान की जो सरकार थी, वो सरकार हिंदुस्तान की नहीं थी, बल्कि हम अंग्रेज़ों के कब्जे में काम करते थे, हम अंग्रेज़ों के कब्जे में थे। इसलिए उस समय की ब्रिटिश सरकार ने एक फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई। कौन से साल में बनाई, यहाँ पर मैंने ईयर मेंशन की हुई है, 1894 में बनाई। द इस्टेब्लिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और इसी के साथ क्या हुआ, इस फॉरेस्ट पॉलिसी के थ्रू इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर दिए हर एक स्टेट में, जिसके कारण फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन हो सके, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो सके। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि इससे उस समय के जो आदिवासी थे, ट्राइबल्स को नुकसान हुआ बहुत सारा, तो वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। अब जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई इन अंग्रेज़ों ने, उसके क्या दो ऑब्जेक्टिव थे। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि राइट डाउन द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसी, इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हमारे लिए पता होना चाहिए शॉर्ट में, तो मैंने यहाँ लास्ट स्लाइड में ये भी आपके लिए मेंशन किया हुआ है। देखिए, टू मेन ऑब्जेक्टिव्स इस पॉलिसी के, या फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1894 में अंग्रेज़ों ने बनाई, मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो 1894 में बनाई। देखिए, सोशल साइंस में यह ज़रूरी है कि आपको ईयर्स पता होने चाहिए। अगर आप ईयर्स क्लियर आपके लिए नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि टाइमलाइन क्या है, तो दिक्कत हो सकती है। तो मतलब इस पॉलिसी के अंदर दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। क्या क्या थे? रेवेन्यू कलेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि एक तो पैसा आए जंगलों से और फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए। तो पैसा कैसे आता है? पैसा ऐसे आता है कि फॉरेस्ट में न्यूमरस तरीके के पत्तियाँ, फल, फूल, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल ट्रीज़ होते हैं। तो इन सबको अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्यों ना यार इनको रेवेन्यू के लिए यूज़ किया जाए। बहुत सारे पेड़ ऐसे इनको काट दिया गया रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए। स्लीपर मतलब रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं, उसमें जो लकड़ियों टाइप के, जो लकड़ी के जो ब्लॉक लगते हैं, वो पहले लकड़ी के लगते थे, आज वो सीमेंट के बनने लगे। तो इससे इनके पास पैसा आया। इसके अलावा अंग्रेज लोग क्या करते थे कि बहुत सारी हंटिंग अलाउ कर दी थी इन्होंने। इंडियंस के लिए हंटिंग नहीं करते थे, इंडियंस के लिए हंटिंग जो थी वो अलाउ नहीं थी, लेकिन इन लोगों के लिए, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए हंटिंग अलाउ थी। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही थी, इसमें दो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, रेवेन्यू कलेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फिर आप देखते हैं हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। ठीक है, हमने खुशियाँ मनाई, लड्डू बांटे, पेड़े बांटे। 1950 आ गया। इंडिपेंडेंस के बाद में एक सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड बनाया गया। भारत सरकार ने एक सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड बनाया। जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसकी जगह पर एक नई फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई, और इस फॉरेस्ट पॉलिसी के जो चार मुख्य पॉइंट थे वो क्या थे, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट एरिया शुड बी इंक्रीज्ड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील की गई आज़ादी के बाद कि भैया पेड़ों को लगाओ, फॉरेस्टों को मत उजाड़ो। आज भी बोलते हैं, लेकिन अपन मानते हैं क्या? कोई नहीं मानता, ना आप मानते ना हम मानते, हालांकि मानना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? फॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, जंगलों को बचाओ, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, पर्यावरण की रक्षा करो, फॉरेस्ट की रक्षा करो। फॉरेस्ट रिसर्च,
फॉरेस्ट के मामले में रिसर्च करो डिफरेंट। तो आज आप देखते हैं बहुत सारे फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट्स भी सेटअप किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसमें आप पढ़ सकते हैं जाकर, इसमें आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, एनीवेज सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ यहाँ पर, द पॉलिसी वॉज रिवाइज ऑन 7 दिसंबर 1988। अब देखिए क्या होता है, जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो आमतौर पर क्या होता है कि शुरू में तो लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक ठीक वेलकम वेलकम वेलकम, लेकिन क्या होता है एक समय बाद लोगों को उस पॉलिसी में कुछ खामियां नज़र आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। तो इस वजह से क्या है कि बाद में 1988 में फिर से गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में थोड़ा सा रिवाइज़ किया, थोड़ा सा अमेंडमेंट किया, और फिर 1988 में ये आ गया कि प्रोटेक्शन तो करेंगे ही, कंजर्वेशन तो करेंगे ही, साथ में फॉरेस्टर डेवलपमेंट भी करेंगे। हालांकि दोनों पॉलिसीज़ में 1950 की हो और 80 की हो, बात एक ही है, थोड़ा सा आप चेंज देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सोशल साइंस एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए सीरीज़ है। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई वाले बच्चे इसको नहीं देख सकते या नहीं समझ सकते, बट स्पेशली मैंने एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए सीरीज़ स्टार्ट की है ज्योग्राफी की। तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं और किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर कर सकूँ। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, आज की वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए ट्यूटर पॉलिश। थैंक यू।